नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। डायर वुल्व्स का पहला सफल डी एक्सटिंक्शन किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY के 10 वर्ष पूरे हुए। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी UNCTAD ने प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट 2025 जारी की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन किया। सरकार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लवणीय जलीय कृषि केंद्रों की स्थापना पर जोर दे रही है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली मुख्य खबर की ओर बढ़ते हैं। डायर वुल्व्स का पहला सफल डी एक्सटिंक्शन किया गया। कोलोसल बायोसाइंसेज नामक कंपनी ने 2 प्राचीन डायर वुल्व्स DNA नमूनों के आधार पर जीन एडिटिंग और क्लोनिंग की तकनीक से 3 पिल्लों को जन्म देकर इस विलुप्त प्रजाति को दोबारा जीवित किया है। आपको बता दें कि पारंपरिक क्लोनिंग की बजाय वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक कम आक्रामक विधि अपनाई, जिसमें ग्रे वुल्फ से एंडोथीलियल प्रोजेनिटर कोशिकाएं यानी EPC ली गई। ग्रे वुल्फ डायर वुल्फ के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हैं। इन कोशिकाओं को जीन एडिटिंग की मदद से डायर वुल्फ के DNA से मेल खाने वाला बनाया गया। इससे डायर वुल्फ का पहला सफल डी एक्सटिंक्शन संभव हुआ। माना जाता है कि डायर वुल्फ लगभग 10,000 से 13,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। कोलोसल बायोसाइंसेज अब विलुप्त पिंक पिजन के डी एक्सटिंक्शन पर भी काम कर रही है। इसके लिए पिंक पिजन के निषेचित अंडाणु में से प्राइमर्डियल जर्म सेल्स यानी PGCs निकाले जा रहे हैं। पिंक पिजन मॉरिशस का स्थानिक जीव था। आपको बता दें कि PGCs वे प्रारंभिक भ्रूणीय कोशिकाएं हैं जो आगे चलकर शुक्राणु और अंडाणु के रूप में विकसित होती हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक और एपिजेनेटिक सूचना पहुंचाने का काम करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग का अर्थ है किसी जीव की समान प्रति तैयार करना। क्लोनिंग 2 प्रकार की होती है। पहला रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, जिसके अंतर्गत आनुवंशिक रूप से समान जीवों का जानबूझकर क्लोन तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए इस विधि से 1996 में तैयार पहली क्लोन डॉली नामक भेड़ थी। दूसरा है थेराप्यूटिक क्लोनिंग यानी भ्रूण क्लोनिंग। इसमें अनुसंधान उद्देश्यों के लिए भ्रूण की क्लोनिंग की जाती है। इसके अंतर्गत प्रमुख तकनीकों में सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर यानी SCNT, एम्ब्रियो स्प्लिटिंग आदि शामिल है। हालांकि क्लोनिंग से जुड़े कुछ नैतिक मुद्दे भी हैं, जैसे जीवों का वस्तुकरण। सहमति के सिद्धांत के बिना जीवों का मानव उपयोग के लिए वस्तु की तरह इस्तेमाल करना। दूसरा मुद्दा है जैव नैतिकता का उल्लंघन। क्लोनिंग को प्रजनन की प्राकृतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए वांछनीय विशेषताओं वाले डिजाइनर बेबीज विकसित करना। और आखिर में है कांटियन एथिक्स, स्वयं में अंत और दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए के सिद्धांत को मानने वाले क्लोनिंग को अनैतिक मानते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY के 10 वर्ष पूरे हुए। सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉर्पोरेट व गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्यमों को ऋण अर्थात मुद्रा ऋण प्रदान करने के लिए 2015 में प्रारंभ किया गया था। PMMY ये सुनिश्चित करता है कि सदस्य ऋणदाता संस्थानों यानी MLIs द्वारा 20 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जाए। MLIs में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और सूक्ष्म वित्तीय संस्थान शामिल हैं।
ऋण को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। शिशु श्रेणी में 50,000 रुपए तक का ऋण, किशोर श्रेणी में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण, तरुण श्रेणी में 5 से 10 लाख रुपए तक का ऋण और तरुण प्लस श्रेणी में 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। चलिए अब PMMY की उपलब्धियां जान लेते हैं। पहला है उद्यमिता क्रांति। मुद्रा ने जमीनी स्तर पर उद्यमिता के एक नए युग की नींव रखी है। PMMY ने 32.61 लाख करोड़ रुपए के 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं। दूसरा MSMEs वित्तीय पोषण। MSMEs को ऋण वित्तीय वर्ष 2014 में 8.51 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 27.25 लाख करोड़ रुपए हो गया था तथा वित्तीय वर्ष 2025 में 30 लाख करोड़ रुपए को पार करने का अनुमान है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो सभी मुद्रा लाभार्थियों में 68% महिलाएं हैं। ये दर देश भर में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों को आगे बढ़ाने में योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। और आखिरी है वित्तीय समावेशन। 50% मुद्रा खाते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के पास है। इसके अलावा 11% मुद्रा ऋण धारक अल्पसंख्यक समुदायों से है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी UNCTAD ने प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट 2025 जारी की। इस रिपोर्ट में यह सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप प्रदान किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाजन को गहरा करने की बजाय समावेशी विकास को बढ़ावा दे। चलिए सबसे पहले इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। AI की क्षमता की बात करें तो वैश्विक स्तर पर 2033 तक AI का बाजार मूल्य $4.8 ट्रिलियन हो जाने की संभावना है। वहीं AI दुनिया भर में 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ ऑटोमेशन और नौकरियों के खत्म होने से संबंधित चिंताएं भी उत्पन्न होंगी। राष्ट्रीय और कॉरपोरेट स्तर पर बाजार के प्रभुत्व की बात करें तो वैश्विक कॉरपोरेट अनुसंधान एवं विकास व्यय का 40% केवल 100 कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिनमें अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की है तथा वैश्विक AI निजी निवेश में लगभग 70% निवेश संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जाता है। इसी के साथ आइए समावेशी AI हेतु आगे की राह भी जान लेते हैं। सबसे पहले है विकासशील देशों में AI को अपनाने को बढ़ावा देना। स्थानीय रूप से उपलब्ध डिजिटल अवसंरचना को ध्यान में रखते हुए AI समाधानों को विकसित करना चाहिए। साथ ही इस संबंध में कौशल के समक्ष उत्पन्न बाधाओं को कम करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करना चाहिए तथा कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसके तहत AI को प्रभावी ढंग से समेकित करने के लिए कार्यप्रवाह और कार्यों को पुनर्व्यवस्थित किया जाना चाहिए। और आखिर में है सरकार की भूमिका। अवसंरचना, डेटा और कौशल, इन 3 प्रमुख आयामों पर राष्ट्रीय AI क्षमताओं का मूल्यांकन करना चाहिए। चलिए अगली खबर पर बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित निष्कर्ष भी जान लेते हैं। सबसे पहले है UNCTAD की रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स, जिसमें वर्ष 2024 में भारत 36वें स्थान पर था। बात करें विशाल प्रतिभा की तो 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 13 मिलियन गिटहब यानी ओपन सोर्स परियोजनाओं के लिए प्लेटफॉर्म्स डेवलपर्स हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई पहले जाने तो इसमें समावेशी AI इकोसिस्टम के लिए इंडिया AI मिशन 2024 शुरू किया गया है तथा अन्य पहले आरंभ की गई हैं। एक केस स्टडी के अनुसार टाटा स्टील ने विविध उत्पादन प्रक्रियाओं में लगभग 250 मशीन लर्निंग सिस्टम्स को अपनाया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन किया। नए वर्गीकरण में CPCB ने कुल 419 क्षेत्रकों को रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट और ब्लू श्रेणी में वर्गीकृत किया है, जहां रेड श्रेणी में 125, ऑरेंज में 137, ग्रीन में 94, व्हाइट में 54 और ब्लू में 9 औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया है। CPCB ने जल, वायु और खतरनाक अपशिष्ट प्रदूषण के आधार पर दिए जाने वाले अंकों को समान भारांश देते हुए प्रदूषण सूचकांक पर आधारित एक संशोधित पद्धति का पालन किया है। प्रदूषण सूचकांक को 2016 में उद्योगों के वर्गीकरण के लिए मानदंडों को सुसंगत बनाने हेतु तैयार किया गया था। चलिए नए वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। पहली है ब्लू श्रेणी। इसमें घरेलू या सामुदायिक गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं को शामिल किया गया है। आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएं वे सुविधाएं हैं जो घरेलू और औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने, कम करने एवं निपटाने के लिए जरूरी होती हैं। दूसरी है संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों यानी CBP का वर्गीकरण, जो CBG प्लांट्स, नगरपालिका,
ठोस अपशिष्ट, कृषि अवशेष, ऊर्जा फसलें या घास या खरपतवार जैसे विविध फीड स्टॉक पर आधारित हैं तथा जिनसे अपशिष्ट उत्पन्न होने की संभावना है उन्हें ब्लू श्रेणी के तहत रखा जाएगा। वहीं औद्योगिक या प्रक्रिया अपशिष्ट पर आधारित CBG प्लांट्स रेड श्रेणी में बने रहेंगे। प्रोत्साहन की बात करें तो पर्यावरणीय प्रबंधन के नियमों का सफल पालन करने वाले उद्योगों को परमिट की अवधि बढ़ाकर प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारत में उद्योगों को उनके प्रदूषण स्तर यानी प्रदूषण सूचकांक यानी पॉल्यूशन इंडेक्स PI के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। PI 80 से अधिक होने पर उद्योगों को रेड श्रेणी में रखा जाता है जिनका पर्यावरण पर अत्यधिक प्रभाव होता है, जैसे सीमेंट, ऑटोमोबाइल विनिर्माण और डिस्टिलरी यानी शराब निर्माण इकाइयां। PI यदि 55 से 80 के बीच हो तो उद्योग ऑरेंज श्रेणी में आते हैं जिनमें ईंट भट्टे, ड्राई सेल बैटरी निर्माण और कोल वॉशरी जैसे उद्योग शामिल हैं। वहीं PI यदि 25 से 55 के बीच हो तो उद्योग ग्रीन श्रेणी में आते हैं जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर निर्माण, शीतलन संयंत्र आदि जिनका प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। PI यदि 25 से कम हो तो ऐसे उद्योग व्हाइट श्रेणी में आते हैं जिनमें एयर कूलर की असेंबली, कार्डबोर्ड निर्माण और मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन जैसे उद्योग शामिल हैं। इसके अलावा CPCB के नए फॉर्मूले के आधार पर ब्लू श्रेणी भी बनाई गई है जिसमें नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र जैसे सैनिटरी लैंडफिल, एकीकृत अपशिष्ट केंद्र और सीवेज उपचार संयंत्र शामिल किए गए हैं। ये वर्गीकरण प्रदूषण नियंत्रण और टिकाऊ औद्योगिक विकास की दिशा में एक अहम कदम है। सरकार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लवणीय जलीय कृषि केंद्रों की स्थापना पर जोर दे रही है। चलिए सबसे पहले लवणीय जलीय कृषि यानी सैलाइन एक्वाकल्चर के बारे में जान लेते हैं। इसके तहत अंतर्देशीय लवणीय जलीय कृषि के लिए लवणता प्रभावित भूमि का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि लवणता प्रभावित भूमि प्राय पारंपरिक कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। वहीं जलीय कृषि में जलीय सजीवों जैसे मछली, घोंगे, क्रस्टेशियंस आदि का पालन किया जाता है और जलीय पादपों की खेती की जाती है ताकि उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके। बात करें इसके महत्व की तो जलीय कृषि के लिए लवणीय भूमि संसाधनों की क्षमता का उपयोग करके रोजगार और आजीविका के अवसर उत्पन्न होंगे, जलीय कृषि संबंधी उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा आदि। भारत में इसकी संभावनाएं देखें तो उपर्युक्त 4 राज्यों के 58,000 हेक्टेयर चिन्हित लवणीय क्षेत्रों में से केवल 2,608 हेक्टेयर का ही वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। भारत विश्व स्तर पर संवर्धित झींगों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही समुद्री खाद्य निर्यात मूल्य में 65% हिस्सेदारी अकेले झींगों की है, जिसे लवणीय जल कृषि के माध्यम से और बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ लवणीय जलीय कृषि की क्षमता का उपयोग करने हेतु किए जाने वाले उपाय भी जान लेते हैं। सबसे पहले है नीतिगत सुधार, जिसके तहत क्षेत्र संबंधी सीमा को 2 हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 हेक्टेयर किया जाना चाहिए। साथ ही उत्तर भारतीय राज्यों में लवणीय जलीय कृषि के संधारणीय विकास के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का भी गठन किया जाना चाहिए। दूसरा है बेहतर विपणन माध्यम। सिरसा में एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करने की सिफारिश की गई है ताकि विपणन माध्यमों को बेहतर किया जा सके। और आखिर में है तकनीकी ज्ञान का प्रसार। राज्यों द्वारा लवणीय जलीय कृषि के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करने तथा आउटरीच आधारित अनुसंधान करने हेतु कृषि विज्ञान केंद्रों यानी KVKs का उपयोग किया जाना चाहिए। चलिए खबर के अंत में किसानों द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य चुनौतियां भी देख लेते हैं। नीतिगत चुनौतियां देखें तो इसमें अपर्याप्त सब्सिडी, भूमि की उच्च पट्टा दरें तथा यूनिट आकार पर 2 हेक्टेयर की सीमा शामिल है। इनके अलावा इनपुट संबंधी चुनौतियों में उच्च स्थापना लागत, लवणता स्तर में उतार चढ़ाव तथा स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज की कमी मौजूद है। और आखिर में है आउटपुट संबंधी चुनौतियां, जिसमें विपणन संबंधी उचित अवसंरचना की कमी और उत्पादों के लिए बाजार में कम कीमत शामिल है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे पुर्तगाल की, जिसकी राजधानी है लिस्बन। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति पुर्तगाल की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अगर भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो पुर्तगाल यूरोप का सबसे पश्चिमी देश है और यह आइबेरियन प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। बात करें इसकी सीमाओं की तो इसके उत्तर और पूर्व में स्पेन तथा दक्षिण व पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है तथा इसमें 2 स्वायत्त क्षेत्र शामिल हैं, मेडेरा और अजोरेस द्वीप समूह, जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। आपको बता दें कि लिस्बन यूरोप के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। चलिए बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ।
बात करें इसकी जलवायु की तो यहाँ समुद्री समशीतोष्ण जलवायु, उत्तर में ठंडी और वर्षा वाली तथा दक्षिण में गर्म एवं शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वहीं इसका भूभाग देखें तो टैगस नदी जो पश्चिम की ओर बहती है देश को 2 भागों में बांटती है। उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र है जबकि दक्षिण में समतल मैदान है। इसके अलावा यहाँ का सबसे ऊंचा बिंदु पोंटा डो पिको यानी पिको या पिको ऑल्टो है। चले बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। गृह मंत्रालय के अनुसार विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी व्यक्ति को कोई भी विदेशी अंशदान स्वीकार करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। अंशदान प्राप्त करने की वैधता अवधि 3 वर्ष होगी तथा उक्त अंशदान का उपयोग करने की वैधता अवधि 4 वर्ष होगी। हाल ही में वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी इंडिया VIX ने अब तक का सबसे अधिक एक दिवसीय उछाल दर्ज किया है। इंडिया VIX बाजार में अस्थिरता की एक माप है। इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निफ्टी ऑप्शंस के डेटा का उपयोग करके तैयार किया जाता है। प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत INS वर्षा 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह एक नौसैनिक परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के जल के भीतर परमाणु क्षमताओं को मजबूत करना है। चीन गैस हाइड्रेट्स का अध्ययन करने के लिए विश्व का पहला स्थायी अंडरसी रिसर्च स्टेशन बना रहा है। गैस हाइड्रेट्स एक संभावित ऊर्जा स्रोत है जो फारस की खाड़ी के तेल भंडार से भी बड़ा हो सकता है। IIT खड़गपुर ने तेल जल पृथक्करण के लिए ऊर्जा दक्ष ग्राफीन आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है। यह प्रौद्योगिकी तेल रिसाव के प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने भारत में निर्मित ऑर्गन ऑन चिप यानी OOC विकसित की है। यह चिप द्रव और दवा की अंतरक्रियाओं का अध्ययन करने में मददगार है। भारत इसका आयात करता है। स्मॉल हाइव बीटल यानी एथीना टुमिडा को भारत में पहली बार पश्चिम बंगाल में देखा गया। यह एक विदेशी या गैर स्थानिक बीटल है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने गाँव में गरीब और निराश्रित लोगों पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP के प्रभाव पर रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बजट बढ़ाने और कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन की सिफारिश की गई है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।